Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi. Welcome to Magnet Brains Competition. तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? इस वीडियो में हमारा जो एग्जाम है जैब, इसका जो पेपर 1 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसका मॉड्यूल बी फंक्शंस ऑफ बैंक का टॉपिक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट दैट इज MSMED एक्ट 2006 देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है बिकॉज जैसे कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एमएसएमईज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पूरे इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। सो अकॉर्डिंगली ये जो एक्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर अ बैंकर्स व्यू भी ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग कि बैंकर्स को वेरियस टर्म्स पर एंड वेरियस जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उन्हें ध्यान में रख कर एंड अकॉर्डिंगली उन्हीं पॉलिसीज के थ्रू एंड उन्हीं पॉलिसीज के कारण जो है बैंक्स को क्या करना पड़ता है, वेरियस काइंड ऑफ फाइनेंसेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं एमएसएमईज को। तो इसीलिए एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बैंकर ये जो एक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है एंड एज द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस एग्जाम ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एमएसएमईडी एक्ट क्या है और इसमें क्या क्या जो है चेंजेस किए गए थे प्रीवियस की जो भी पॉलिसीज वगैरह थी उन्हें देखते हुए। So the government of India, via its notification dated 16/6/2006, enacted an act named Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006, that is MSMED Act 2006. This act has been made effective from 2nd October 2006 as per the notification dated 18th July 2006. ये एक्ट जो है ये इफेक्टिव कब से बना, ये डेट अगर आपसे पूछी जाए तो यू शुड नो दैट इज 2nd October 2006. In this act, the word enterprises replaced the word industry. इस एक्ट में जो है जो वेरियस वर्ड्स थे इंडस्ट्री उसे किससे रिप्लेस किया गया, एंटरप्राइजेस से। ठीक है, दैट मीन्स अगर एक मेन चीज या एक एमसीक्यू आपसे पूछा जाए कि कौन से वर्ड को कौन से वर्ड से रिप्लेस किया है, सो यू शुड नो कि जो इंडस्ट्री है वो रिप्लेस हुआ है बाय द वर्ड एंटरप्राइज। ठीक है, द वर्ड एंटरप्राइज रिप्लेस द वर्ड इंडस्ट्री, दैट मीन्स पहले इंडस्ट्री यूज किया जा रहा था एंड अब जो है इंटरप्राइजेस यूज किया जाता है। The enterprises in this act were classified as micro, small and medium. Based on their activities, these enterprises were further categorized as manufacturing enterprises and services. ठीक है, so इस act के हिसाब से जो है micro, small and medium में जो है conversion हुआ था, जो पूरा categorization है वो किया गया था various जो investment and turnover है उनके basis पर, साथ ही साथ जो various जो ये कैटेगरीज है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इन्हें और जो है सब डिवाइड किया गया था अंडर द हेड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज। ठीक है, दैट मींस मैन्युफैक्चरिंग को अलग रखा एंड सर्विसेज को अलग रखा गया था। So the MSMED Act 2006 defined the micro, small and medium enterprises in both the manufacturing and service sectors as follows. देखते हैं कि कैसे कैसे जो इसका डिवीजन हुआ। Enterprise means an industrial undertaking or a business concern or any establishment engaged in the manufacture or production of goods in any manner pertaining to any industry specified in the first schedule of the Industries Development and Regulation Act 1951 or engagement in providing or rendering of any service or services. Basically इस वाला जो पैराग्राफ है इसमें हमें एंटरप्राइज का मतलब बताएगा कि एंटरप्राइज क्या है। तो एंटरप्राइज जो है वो कोई भी एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है या एक बिजनेस कंसर्न है या कोई भी काइंड ऑफ स्टैब्लिशमेंट है जो कि एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, किसी भी मैनर के प्रोडक्शन में, या फिर जो है इस इंडस्ट्री में कोई ना कोई सर्विसेज जो है वो अंडरटेक की जाती है, सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो उन्हें जो है हम एंटरप्राइज कहते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस कैसे क्लासिफाई किया गया, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद गैजेट नोटिफिकेशन SO 2119E dated June 26, 2020 has notified criteria for classifying the enterprises as micro, small and medium enterprises. The new criteria came into effect on July 1, 2020. The details are as below, as under। तो जो अभी तक का जो लेटेस्ट जो हमारा कैटेगराइजेशन है, लेटेस्ट जो अपडेट है दैट वाज ऑन 1 जुलाई 2020 और कैसे जो है इन्हें कन्वर्ट किया गया, क्या क्या जो है इनके मीन्स है वो देखें।
So an enterprise shall be classified as a micro, small and medium enterprise on the basis of the following criteria, namely एक माइक्रो एंटरप्राइज क्या होगा, जहां पर जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी या इक्विपमेंट पर वो 1 करोड़ से एक्सीड ना करे और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से एक्सीड ना करे, ठीक है। सो टर्नओवर हैज टू बी जो है 5 करोड़ के अंडर एंड जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ के अंडर। A small enterprise where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed 10 crore rupees and turnover does not exceed 50 crore rupees, ठीक है। जो स्मॉल है उसमें 10 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा एंड 50 करोड़ से ज्यादा का जो है टर्नओवर नहीं रहेगा। और जो मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अप टू 50 करोड़, दैट मीन्स 50 करोड़ के अंडर का इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ जो इसका टर्नओवर है वो है 250 करोड़ का। ऑलराइट, तो ये कुछ जो है इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के बेसिस पर जो इंडस्ट्रीज है, जो एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में जो है डिस्टिंग्विश किया जाता है, ठीक है। देन कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर फॉर क्लासिफिकेशन। अब अगर एक कंपोजिट क्राइटेरिया देखें, सो कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर शॉल अप्लाई फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज एज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। इफ एन एंटरप्राइज क्रॉसेस द सीलिंग लिमिट्स स्पेसिफाइड for its present category in either of the two criteria of investment or turnover, it will cease to exist in that category and be placed in the next higher category, but no enterprise shall be placed in the lower category unless it goes below the ceiling limits specified for the प्रेजेंट कैटेगरी इन बोथ द क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टर्नओवर, ठीक है। तो अगर कोई भी एंटरप्राइज है वो अगर उनकी जो सीलिंग लिमिट्स है, जैसे कि हमने माइक्रो में देखा तो 1 करोड़ क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया एंड 5 करोड़ का टर्नओवर हो गया। अगर कोई भी माइक्रो एंटरप्राइज है और वो इन दोनों सीलिंग्स के अबव चला जाए in the name of the investment and साथ ही साथ जो टर्नओवर है, ठीक है, अगर दोनों में ही जो है, दोनों की जो सीलिंग है वो अगर अबव चली जाए एक माइक्रो एंटरप्राइज की, तो ऐसे केस में उस एंटरप्राइज को फिर क्या बोला जाएगा कि वो हो गया है अब आपका स्मॉल एंटरप्राइज, ठीक है। एंड सेम चीज की अगर कोई स्मॉल एंटरप्राइज या कोई मीडियम एंटरप्राइज है, वो अपनी सीलिंग लिमिट, जो बिलो वाली सीलिंग लिमिट है उससे अगर बिलो आ रहा है दोनों ही केसेस में, तो ऐसे केस में जो है उसके जो बिलो वाली जो भी एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि लिमिट का जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है जब हम एमएसएमई की बात करते हैं तब, ठीक है। All units with goods and service tax identification number, that is GSTN, listed against the same permanent account number, that is PAN, shall be collectively treated as one enterprise and the turnover and investment figures of all of the such entities shall be seen together and only the aggregate values will be considered for deciding a category as micro, small and medium enterprises. Now for example, मान लीजिए कोई पर्सन है A, ओके, एक पर्सन है ए, इनकी जो है 2 एंटरप्राइजेस है, ठीक है, मान लेते हैं 2 एंटरप्राइजेस है, एक है कोई फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज और एक जो एंटरप्राइज है वो कुछ इलेक्ट्रिक्स में डील करती है, ठीक है। अब मान लो कि ये जो मिस्टर ए है, इनके पास में एक पर्सन के पास में एक ही पेन नंबर होता है। मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने ये जो दोनों ही एंटरप्राइजेस हैं इनको सेटअप किया है सेम पेन कार्ड से, ठीक है। साथ ही साथ जो GSTN है, ओके, जो GST आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो भी दोनों का सेम रखा गया है। तो ऐसे केस में इन दोनों को कलेक्टिवली एक ही एंटरप्राइज माना जाएगा। और जब हम ये कैटेगराइजेशन करेंगे इन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, तो दोनों का ही जो है कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट साथ ही साथ कलेक्टिवली टर्नओवर देखा जाएगा। ये नहीं बोलेंगे हम फिर कि फूड इंडस्ट्री या फूड एंटरप्राइज अलग हो गया है एंड इलेक्ट्रिक्स वाला एंटरप्राइज अलग हो गया है। इफ पैन एंड GSTN जो है वो अगर दोनों के लिए सेम है तो फिर वो एक ही जो है एंटरप्राइज माना जाएगा। ऑल राइट, तो ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है या ये जो पर्टिकुलर नॉर्म है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, कैसे जो है
इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट किया जाता है प्लांट और मशीनरी में या फिर इक्विपमेंट्स में. सो द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट विल बी लिंक्ड टू द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर्स फाइल्ड अंडर द इनकम टैक्स रिटर्न एक्ट 1961. ये जो कैलकुलेशन है ये किसके थ्रू किया जाएगा? ये ITR के थ्रू किया जाएगा, और जो कि किसके अंडर फाइल किया गया है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर. ठीक है. इन केस ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज वेयर नो प्रायर ITR इज अवेलेबल, the investment will be based on self declaration of the promoter of the enterprise, and such relaxation shall end after the 31st March of the financial year in which he files its first ITR. ठीक है. अगर कोई न्यू एंटरप्राइज सेटअप हुआ है और वहां पर जो है कोई भी प्रीवियस ITR नहीं होता है, तो ऐसे केस में एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो मांगा जाता है, एंड 31 मार्च तक वो जो सेल्फ डिक्लेयर्ड जो वेरियस टर्म्स होते हैं और जो वेरियस फिगर्स होते हैं उन्हीं को सही कंसिडर किया जाएगा. लेकिन आफ्टर 31 वो चीज चेंज हो जाएगी, क्योंकि 31 मार्च तक जो है वो पर्सन अपने जो पूरा एंटरप्राइज है उसके लिए ITR फाइल कर चुका होगा. तो अकॉर्डिंगली फिर वो ITR के जो फिगर्स हैं उसे कंसिडर किया जाएगा. ऑल राइट. Then an expression plant and machinery or equipment of the enterprise shall have the same meaning as assigned to the plant and machinery in the income tax rules 1962 framed under the Income Tax Act 1961 and shall include all tangible assets other than land and building, furniture and fittings. ठीक है. तो जो ये एक्सप्रेशन है प्लांट एंड मशीनरी का या फिर इक्विपमेंट का, ये इसका जो मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए जो कि असाइन किया गया है इनकम टैक्स रूल्स 1962 में. ठीक है. फ्रेम्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. दैट मीन्स जो भी प्लांट एंड मशीनरी की हम बात कर रहे हैं वो प्लांट एंड मशीनरी का मतलब जो इसमें प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है वो सेम होना चाहिए. ठीक है. The purchase invoice value of plant and machinery or equipment, whether purchased first hand or second hand, shall be taken into account excluding goods and service tax, that is GST, on self disclosure basis in the if the enterprise is new one without any ITR. ठीक है. अगर कोई भी एक न्यू एंटरप्राइज है जिनके पास में कोई भी प्रीवियस ITR नहीं है, तो ऐसे केस में जो परचेज इनवॉइस वैल्यू है प्लांट और मशीनरी की, चाहे आपने फर्स्ट हैंड खरीदी हो या सेकेंड हैंड खरीदी हो, वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और जो है शॉल बी टेकन इनटू अकाउंट एक्सक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है. एंड उसमें जो है GST इंक्लूड नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स जो इनवॉइस है उसे जो है कंसिडर किया जाएगा कि हाँ इतना इतना जो है इनका इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा. ठीक है. सो सेल्फ डिक्लेरेशन में भी कैसे सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हैं उस चीज को यहाँ पर समझाया गया है. So the cost of certain items specified in the in the explanation 1 to subsection 1 of section 7 of the act shall be excluded from the calculation of the amount of investment in plant and machinery. कुछ जो है certain items दिए हुए हैं सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 में, उन सारी चीजों को जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा किसमें, कॉस्ट को एग्जामिन करते टाइम. ठीक है. तो अब वो क्या क्या चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिकली हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. अब हमने देख लिया कि इन्वेस्टमेंट का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, इन्वेस्टमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है जब हम बात करते हैं MSMEs की. अब हम देख लेते हैं कि इसके टर्नओवर को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. ठीक है. सो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ शॉल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द टर्नओवर ऑफ एनी एंटरप्राइज वेदर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम फॉर द पर्पसेज ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है. जब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें एक्सपोर्ट वाला जो टर्नओवर है उसे एक्सक्लूड किया जाता है. ठीक है. Information as regards turnover and export turnover for an enterprise shall be linked to the Income Tax Act or the Central Goods and Service Act, that is CGST Act and the GST in. ठीक है. जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग टर्नओवर और एक्सपोर्ट टर्नओवर से रिलेटेड ये सब कुछ जो है CGST और GST इन में जो है रजिस्टर्ड और उसमें जो है फिल्ड होनी चाहिए. ठीक है. उससे जो है आपका अकाउंट लिंक होना चाहिए, जो इनकम टैक्स एक्ट है और ये जो है इनका जो अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए. The turnover related figures of such enterprises which do not have
PAN will be considered on self-declaration basis for the period up to 31st March 2021 and thereafter PAN and GST in shall be mandatory. So ये जो है 2021 31st मार्च तक जो है ये एग्जेम्पशन दिया गया था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद की अगर कोई भी चीज है, उसके बाद अगर कोई भी जो है न्यू एंटरप्राइज वगैरह सेटअप हो रहा है तो वहां पर पैन और जीएसटी इन कंपलसरी है, ठीक है, ये मैंडेटरी जो है बना दिया गया है. In case of an upward change in terms of investment in plant and machinery or equipment or turnover or both and consequent reclassification, an enterprise will maintain its prevailing status till expiry of 1 year from the close of the year of registration. जो एक अपवर्ड चेंज है किस टर्म्स में, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर चेंज हो रहा है वो अपवर्ड्स जा रहा है प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में, या फिर टर्नओवर में एक अपवर्ड चेंज है, या हम देख रहे हैं कि दोनों में ही चेंज है, दोनों ही जो है एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज के इंक्रीज हो रहे हैं, तो रिक्लासिफिकेशन जो है वो किया जाएगा एक एंटरप्राइज का. और जो एंटरप्राइज है जब तक उसकी एक एक्सपायरी डेट नहीं आती है, या फिर जो हम 1 ईयर की बात करें, तब तक जो है एंटरप्राइज का जो स्टेटस है वो प्रीवियस वाला ही रहेगा एंड आफ्टर दैट रिक्लासिफिकेशन होगा. एंड फिर अगर ये लग रहा है कि हाँ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर जो है वो ज्यादा हो चुका है, तो इस केस में जो नेक्स्ट वाली जो लेवल है उसमें जो है उस एंटरप्राइज को रख दिया जाएगा, ठीक है, उसमें जो है उस एंटरप्राइज को प्लेस किया जाएगा. So in case of reverse gradual of an enterprise, whether as a result of reclassification or due to actual changes in investment in plant and machinery or equipment or turnover or both, and whether the enterprise is registered under the act or not, the enterprise will continue in its present category till the closure of the financial year and it will be given the benefit of the changed status only with effect from 1st April of the financial year following the year in which such changes took place. वही चीज जो हमने यहाँ पर समझी उसी को जो है हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अगर ऐसे कोई चेंजेस होते हैं तो ये 1 साल तक तो जो है नहीं वो किए जाएंगे, बट 31st मार्च के बाद में जब न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो न्यू ईयर के साथ साथ में जो ये क्लासिफिकेशन है वो भी कर दिया जाएगा, रिक्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा एंड एक जो एंटरप्राइज है उसका जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है. So this was all about MSMED Act, that is Micro Small and Medium Enterprises Development Act, जो कि आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है. अब इस एक्ट के चलते हुए कैसे जो है बैंक्स को वेरियस चीजें जो है वो देखनी है, क्या क्या बैंक्स के लिए वेरियस नॉर्म्स हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विथ मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन. ऑल्सो इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी दैट ये जो सारे वीडियोस हैं ये आप हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इन वीडियोस को आप लोग हमारी जो मैग्नेट ब्रेन्स है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी एक्सेस कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको गूगल ओपन करना है, वहां आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी. जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको वेरियस जो है कोर्सेज के ऑप्शन दिखेंगे. इसमें से एक कोर्स आपको दिखेगा जैब एंड कैब, इस पर क्लिक कर दीजिए. इस पर क्लिक करने से इसके अंदर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएंगी. इनमें से आपको जो भी जिस भी पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट का वीडियो देखना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए. वॉच नाउ पर क्लिक करने से टॉपिक वाइज जो लिस्ट है वो आपके सामने हो जाएंगी, आपके सामने आप उसे व्यू कर सकोगे. उसमें से जिस भी टॉपिक को आपको एक्सेस करना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए, वीडियो प्ले हो जाएगा. इसी वे में आप बहुत ही इजीली किसी भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं. ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज डू लाइक द वीडियोस. थैंक यू.